नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16 और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड और इस यूनिट का नाम है रिलेटिविस्टिक फॉर्मूलेशन एंड ड्रैग इक्वेशन। और इस यूनिट के अंदर आज हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो पॉइंट रहने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, केजी इक्वेशन जिसको क्लेन गोल्डन इक्वेशन के नाम से भी हम जानते हैं, और बाद में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन और लास्ट में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ केजी इक्वेशन। तो देखिए, हम इस यूनिट सेकंड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का हम जनरली इंट्रोडक्शन के रूप में कहते हैं कि आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जिसको आप एमएससी प्रीवियस के अंदर पढ़ के आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन का। अब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम जब आपकी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर वो एक्यूरेट नहीं बैठ पाती है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक नॉर्मल सी स्टडी करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन के रूप में। तो उस स्टडी के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जनरली वी यूज एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। हम जनरली एक एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करते हैं, एक पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर सिंगल पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को काम में लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये कहा है कि जनरली वी यूज इन एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर इक्वेशन टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो अब हम सिंगल पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन को काम में लेते हैं। क्लियर है। बट आपकी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसकी कुछ क्या आ जाती है भाई, लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो वो लिमिटेशंस कितनी है भाई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ कुल मिलाकर 4 लिमिटेशंस को डिस्क्राइब किया है। वो 4 लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहले हम आपकी क्वांटम मैकेनिक्स वाली श्रोडिंगर इक्वेशन को देख लेते हैं। वो क्या है भाई, माइनस का एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस का वी आर और साई आर टी इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई बाई करली टी आर टी। साई किसका फंक्शन है, आर और टी का इक्वेशन। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस क्या है भाई, वो लिमिटेशंस हैं, वो पहली लिमिटेशन क्या है भाई, वो पहली लिमिटेशन ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल पार्टिकल मोशन। श्रोडिंगर इक्वेशन है वो केवल और केवल एक सिंगल पार्टिकल मोशन के लिए क्या होती है भाई, वैलिड होती है। क्लियर है। अब दूसरी बात इसके अंदर सुनना, इसी पॉइंट के अंदर ही, ये टू बॉडी प्रॉब्लम्स के लिए भी क्या होती है भाई, वैलिड होती है। बट हम टू बॉडी प्रॉब्लम्स को लेते हैं, वहां पर हम क्या ले लेते हैं भाई, इसका टू बॉडी की जगह हम इसका रेड्यूजेबल मास ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ये कह दें कि ये दो से ज्यादा पार्टिकल्स के लिए क्या वैलिड है क्या, तो मेरा यहाँ पर आंसर है कि ये दो से ज्यादा पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है, यानी मेनी बॉडी प्रॉब्लम्स के लिए ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो सिंगल पार्टिकल मोशन के लिए वैलिड है। टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए, टू बॉडी प्रॉब्लम आती है वहां पर हम रेड्यूसेबल मास ले लेते हैं, और जब टू से ज्यादा बॉडी की प्रॉब्लम आती है वहां पर हम इस इक्वेशन को वैलिड नहीं मानते हैं। तो देखो मैंने कहा है श्रोडिंगर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल पार्टिकल मोशन, एंड इफ वी यूज फॉर टू बॉडी प्रॉब्लम देन वी यूज रेड्यूसेबल मास या फिर रेड्यूस्ड मास। हाउएवर इट इज नॉट वैलिड फॉर मेनी बॉडी सिस्टम, मेनी बॉडी सिस्टम के लिए ये वैलिड नहीं है। तो ये बेस्ट पॉइंट आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से संबंधित है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपके पास में क्या है भाई, इन रिलेटिविस्टिक मोशन द श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट वैलिड। रिलेटिविस्टिक मोशन के अंदर आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखो इस श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर यहाँ पर क्या है भाई, एक मास की टर्म पड़ी है ये, ठीक है, ये मास की टर्म पड़ी है। तो रिलेटिविटी के अंदर क्या लगता है भाई, आपका वेरिएशन लगता है, किसका भाई, किसी भी पार्टिकल का मास है और वो मास के अंदर वेरिएशन लगाते हैं तो वो चेंज किस प्रकार से होता है भाई, एम इक्वल टू एम नोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अनुसार ही तो क्या होता है भाई, वो चेंज होता है। तो ये मास है वो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है भाई, चेंज होता है। तो हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते। तो आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या है भाई, देखो इन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स द श्रोडिंगर इक्वेशन इज नॉट वैलिड बिकॉज इन रिलेटिविटी द मास ऑल्सो वेरिएबल। मास क्या कर जाता है भाई, वेरी कर जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो आगे का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन श्रोडिंगर इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव आर नॉट पॉसिबल इन 4 डायमेंशनल स्पेस। तो अब आगे जाकर हम इसी यूनिट के अंदर आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, यानी कि हमको कोई पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसकी स्पेस के अंदर 4 डायमेंशनल स्पेस को लेना पड़ेगा। तो वहां पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव को 4 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि इन श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टाइम एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ स्पेस। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टाइम, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये रहा, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये रहा, और इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर ये टाइम का डेरिवेटिव है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम का ये रहा, ठीक है, सॉरी ये रहा, ठीक है। और ये किसका है भाई, स्पेस का है, ठीक है, और ये किसका है भाई, टाइम का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका है भाई, आपका
टाइम का डेरिवेटिव है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्पेस डेरिवेटिव है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इट इज नॉट इनवेरिएंट अंडर द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट नहीं होते। कैसे, उसको हम आगे की ओर डिस्क्राइब करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, एक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर मैं कहूं कि ये जो चार प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक तो क्लेन नाम का साइंटिस्ट था, एक ही जॉर्डन नाम का साइंटिस्ट था, और उन्होंने मिलकर एक इक्वेशन को सजेस्ट किया। और उस इक्वेशन को किसके नाम से जानते हैं, हमें क्लेन जॉर्डन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लेन जॉर्डन इक्वेशन क्या कहती है कि आपको सबसे पहले कौन सा रिलेशन काम में लेना पड़ेगा, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन काम में लेना पड़ेगा। तो नाउ यूजिंग एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या कहता है, E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर और सी की पावर 4। ये क्या है भाई, आपका एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। अब हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, आपका बोर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। क्या कहता है कि आप एनर्जी को तो किससे रिप्लेस कर दो, आयोटा एच कट करली बाई करली टी से रिप्लेस कर दो, और आपका जो मोमेंटम होता है उसको रिप्लेस कर दो आप माइनस का आयोटा एच कट और डेल से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ई की जगह तो हम रिप्लेस करेंगे किससे भाई, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा एच कट करली बाई करली टी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर इसको ऑपरेट कर देता हूँ किससे भाई, दोनों तरफ साई से ऑपरेट कर देता हूँ। अब इस पी की जगह क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर माइनस का आयोटा एच कट और डेल। ठीक है, और इसका क्या भाई, होल स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर और सी की पावर 4। क्लियर है। अब इसका क्या कर देता हूँ भाई, मैं यहाँ पर अंडर रूट कर देता हूँ, और अंडर रूट कर कर इसको किसके अंदर ऑपरेट करता हूँ भाई, मैं साई के अंदर ऑपरेट कर देता हूँ। क्लियर है क्या, ये इक्वेशन तो लिखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ तो आयोटा एच कट करली साई बाई करली टी इक्वल टू। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ इसका एक साथ में ही, तो एच कट माइनस का एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर। ठीक है, और टी स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर और सी की पावर 4, और इसका क्या कर देता हूँ भाई, मैं यहाँ पर अंडर रूट करते हुए इसको साई के साथ में ऑपरेट कर देता हूँ। क्लियर है क्या। अब देखो इस इतने पार्ट में, यहाँ पर ये इक्वेशन ही तो है। ठीक है, इस इतने पार्ट में इसकी पावर कितनी है भाई, 1 है, और इसकी पावर कितनी है भाई, इतने टर्म की 1/2 ही तो है, रूट है तो। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, इस पार्ट का, इधर वाले पार्ट का और इस पार्ट का क्या कर देता हूँ भाई, मैं टॉयलर सीरीज एक्सपेंशन करता हूँ। तो ये टर्म तो है आपकी पावर्स के अंदर आती है, तो 1/2 1/4 इस प्रकार से आगे की ओर एक्सपेंड होती है, और ये टर्म है वो 1 2 3 इस प्रकार से आगे की ओर एक्सपेंड होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक पार्टिकुलर उसकी स्टेट एक जगह तो 1/4 है, एक जगह पर 1 है, एक जगह पर आगे की ओर कुछ और है, इधर की ओर आगे की ओर कुछ और है। तो क्या हम उसको आपकी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेम के अंदर क्या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस कारण से हम क्या कहते हैं कि इट्स टॉयलर सीरीज एक्सपेंशन लीड्स टू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो दिस इक्वेशन इज नॉट लोरेंज इनवेरिएंट। क्या होती है भाई, लोरेंज इनवेरिएंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है। देन क्लेन जॉर्डन सजेस्टेड टू यूज स्क्वायर ऑफ एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, यानी कि आपके पास में जो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन इसके ऊपर जो यहाँ पर ये इस अंडर रूट है, इस अंडर रूट को उधर की ओर भेज दो, ई का क्या क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। उस रिलेशन को आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई, आपका ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का, सॉरी ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ये आपका एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है, किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। तो अगेन हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, आपका ई का और पी का कौन सा वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो ई का रहा और ये पी का रहा, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो आपके पास में तो इक्वेशन क्या बन जाती है भाई, ई स्क्वायर है तो माइनस का एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई आर टी। अब इस साई को किसका फंक्शन लिख देते हैं, पोजीशन टाइम का फंक्शन लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो क्या आ जाता है, साई आर टी अपॉन करली टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर और डेल स्क्वायर प्लस का एम नोट स्क्वायर और सी की पावर 4, और इसको ऑपरेट कर देते हैं आपके फंक्शन साई आर टी से। क्लियर है। यहाँ पर जो ये इतनी टर्म है, इस टर्म को किधर ले जाता हूँ भाई, इधर की ओर ले जाता हूँ, तो ये किसकी है, माइनस की है, उधर की ओर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये टर्म तो हम पहले लिख देते हैं, ये टर्म बाद में लिख देते हैं। तो देखो क्या आ जाता है, माइनस का एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल डेल स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4 और साई आर टी, ये फंक्शन इधर की ओर लिख देता हूँ। प्लस से क्या आ जाता है भाई, ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है यहाँ पर, और एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साई आर टी अपॉन करली स्क्वायर टी इक्वल टू क्या आ जाता है भाई, 0 आ जाता है। मैं इस फंक्शन से यानी कि पूरे के पूरे इस फंक्शन से क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई, मैं साई आर टी को बाहर की ओर ले लेता हूँ। तो करली स्क्वायर बाई करली टी, ठीक है,
यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस का एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4 साई आर टी इक्वल टू क्या लिखा है भाई, मैंने 0 लिखा है। इस इक्वेशन के आगे मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैं 1/h कट स्क्वायर और सी स्क्वायर का क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो ये इक्वेशन किस प्रकार से बन जाएगी, एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली टी का स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर और डेल का स्क्वायर प्लस का एम नोड का स्क्वायर और सी की पावर 4 अपॉन एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक इसको लिख देते हैं और इसको ऑपरेट कर देते हैं साई आर और टी के साथ में इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर इसकी पावर 2 टाइम्स बार कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या बचा भाई, डेल स्क्वायर तो बचाना केवल, ठीक है, और प्लस का एम और यहाँ पर नोड का स्क्वायर और सी की पावर कितनी बच गई, 2 ही तो बची ना यहाँ पर, अपॉन एच कट का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्लियर है, अब इसको क्या कह देते हैं, साई आर और टी इक्वल टू 0। अब मैं इसको आगे की ओर सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाता है, 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, एम नोड सी अपॉन एच कट का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं और इसका साई आर टी आगे का फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्लियर है, तो देखो अब आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास में क्या आ जाता है भाई, देखो सॉरी इस इक्वेशन को नहीं, यहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कह देता हूँ, मेरे पास में देखो इतना टर्म है ना, ये इतना टर्म, इसको तो मैं क्या कह देता हूँ, डेलम्बर्ट, ठीक है, और ये है वैसी की वैसी टर्म रहने देता हूँ। तो क्या आ जाता है यहाँ पर इस इतनी टर्म की जगह, यानी कि 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या कह देता हूँ, डेलम्बर्ट कह देता हूँ। और यहाँ पर तो इसके कारण क्या आ जाता है, यहाँ पर डेलम्बर्ट आ जाता है प्लस, ठीक है, ये वाला, और एम नोड और सी अपॉन एच कट का होल स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है, और ताई आर टी यहाँ पर इसका फंक्शन के रूप में आ जाता है इक्वल टू 0। अब एक बात को हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि आपका लेमडा लेमडा कट इक्वल टू क्या होता है, एच कट अपॉन एम नोड सी, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 अपॉन में लिख देता हूँ, तो ये टर्म तो नीचे चली जाती है, ये टर्म ऊपर चली जाती है, तो 1 अपॉन लेमडा कट का स्क्वायर इक्वल टू एम नोड, इसका स्क्वायर किया है मैंने इसका, ठीक है, तो एम नोड सी अपॉन एच कट का होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर ये आ जाता है डेलम्बर्ट, ठीक है, डेलम्बर्ट प्लस का 1 अपॉन लेमडा कट का क्या आ गया भाई, स्क्वायर और साई आर टी इक्वल टू 0। ये क्या है भाई, आपकी केजी इक्वेशन की एक फॉर्म है, ठीक है। क्लियर है, तो अब हमने यहाँ पर लिखा है कि डेलम्बर्ट इक्वल टू वही डेलम्बर्ट इक्वल टू 1/c स्क्वायर करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो इस टर्म के अंदर हम ऊपर किसका डिवाइड करके आए भाई, 1/h स्क्वायर सी स्क्वायर का। तो अगर डिवाइड नहीं करके आते तो यहाँ पर इस टर्म के अंदर आपका क्या आता भाई, एच कट और सी की टर्म आती, तो सी की टर्म तो वैसे भी आ रही है और एच कट की टर्म भी आती, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कह देते हैं कि एच कट और सी इक्वल टू क्या कंसिडर कर लेते हैं, 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर क्या बन जाएगा भाई, डेलम्बर्ट प्लस का एम नोड, ठीक है, और सी का वैल्यू 1 पुट कर दिया और एच कट का भी वैल्यू क्या कर दिया भाई, 1 पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 है, इसका स्क्वायर इसके अंदर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर वाली इक्वेशन उसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को एक बार यहाँ पर छोड़ दिया, इक्वल टू क्या लिख दिया भाई, 0। तो डेलम्बर्ट प्लस का यहाँ पर ये क्या आ गया भाई, एम नोड का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या आ गई भाई, आपकी एक केजी इक्वेशन की इक्वेशन फॉर्म और आ गई, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन बोल देते हैं भाई, ए नंबर की इक्वेशन बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए हम कुछ जनरल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि एक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, एक्स नोड एक्स वेक्टर, और एक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है, एक्स नोड, और ये किससे रिप्रेजेंट हो जाता है भाई, माइनस का एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट हो जाता है। अगर मैं कहूं कि पी म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, पी नोड और पी वेक्टर से, और पी नोड को मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ई बाई टी कह सकता हूँ। क्लियर है क्या, एनर्जी की टर्म है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म है, और पी कह दिया। क्लियर है, अब मैं इसको पी म्यू को क्या कह सकता हूँ, ई बाई सी और पी वेक माइनस का पी वेक्टर कह सकता हूँ। क्लियर है क्या, तो इन जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, इसका एक रैंडम सा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका रैंडम सॉल्यूशन होगा पी म्यू इक्वल टू जी म्यू न्यू और पी न्यू। अब यहाँ पर ये जी म्यू न्यू है वो एक मैट्रिक्स के रूप में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, वो मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 0 माइनस का 1 0 0 0 0 माइनस का 1 0
0 0 0 -1 ये मैट्रिक्स होती है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली हम यहाँ पर करली म्यू इक्वल टू करली नोड और डेल वेक्टर, क्लियर है, करली म्यू इक्वल टू करली नोड माइनस का डेल वेक्टर, क्लियर है। अब इस इक्वेशन का क्या कर देता हूँ भाई, मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो करली म्यू इक्वल टू, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो करली नोड प्लस का डेल नोड, सॉरी डेल वेक्टर, और करली नोड माइनस का डेल वेक्टर, क्लियर है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाइड करता हूं तो क्या आ जाता है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, इसको इससे, तो देखो करली नोड का स्क्वायर माइनस का करली नोड और डेल वेक्टर प्लस डेल वेक्टर करली नोड माइनस का क्या आ जाता है भाई, डेल स्क्वायर आ जाता है, क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, करली नोड डेल वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर करली नोड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिख दूं, करली नोड का स्क्वायर माइनस का करली नोड डेल वेक्टर प्लस का करली नोड डेल वेक्टर और माइनस का क्या आ गया भाई, डेल वेक्टर। ये इससे कैंसिल हो जाता है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, करली म्यू इक्वल टू करली नोड का स्क्वायर माइनस का डेल का स्क्वायर, इक्वेशन बी बन जाती है यहाँ पर, क्लियर है। तो अब आगे की ओर देखते हैं, तो हमारे पास में इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं करली म्यू इक्वल टू, अब देखो हमारे पास में ये डेल नोड की टर्म है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/c² करली बाई करली टी, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। सॉरी यहाँ पर सी स्क्वायर की टर्म को भी लिखें तो लिख देना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और मेरे पास में ये डेल की टर्म है, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ करली बाई करली एक्स प्लस का करली बाई करली वाई और प्लस का करली बाई करली जेड, ये टर्म लिख सकता हूँ, क्लियर है क्या। तो मैंने इस टर्म को तो क्या लिख दिया भाई, 1/c² स्क्वायर ना, इसके कारण से करली 1/c² और करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर, और ये आपका डेल स्क्वायर है, वैसा का वैसा लिख दिया। अब मैं ये कह दूं कि टी इक्वल टू क्या कंसीडर कर लूं भाई, 1 कंसीडर कर लूं, तो आपकी ये इक्वेशन किस प्रकार से आ जाती है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन इस प्रकार से आ जाती है, करली म्यू इक्वल टू करली स्क्वायर अपॉन करली टी स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास में। सी स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर दिया है मैंने, 1 पुट कर दिया है, क्लियर है। अब देखो हम पीछे के इक्वेशन के अंदर करली स्क्वायर बाई करली टी स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रखे आए हैं क्या भाई, डेल लंबर्ड लिख के आए, ठीक है। तो यहाँ पर करली म्यू इक्वल टू डेल लंबर्ड ये वैल्यू रख दिया, क्लियर है। अब इस सी नंबर की इक्वेशन को पुट कर देता हूँ किसके अंदर, ए नंबर की इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, क्लियर है। तो देखो मैं ये कह देता हूँ कि आपके पास में यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाती है भाई, देखो करली म्यू प्लस का एम नोड का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर है। देखो वहां पर वो इक्वेशन ऐसे ही तो थी ना, करली स्क्वायर अपॉन करली टी स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर और प्लस का क्या था भाई, एम नोड का स्क्वायर, यही तो टर्म थी इक्वल टू 0 वाली। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर क्या पुट कर दिया भाई मैंने, आपका करली म्यू और करली म्यू पुट कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाता है, करली म्यू और करली म्यू प्लस का एम नोड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या है भाई, आपकी केजी इक्वेशन की एक नॉर्मल फॉर्म है, क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो हमको एक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, वो इक्वेशन क्या इक्वेशन कहलाती है भाई, आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को पढ़ते हैं हम आपकी केजी इक्वेशन को यूज करते हुए। तो केजी इक्वेशन क्या है भाई, केजी इक्वेशन है आपकी करली म्यू प्लस का एम नोड स्क्वायर, इसको साई के साथ में ऑपरेट कर देता हूँ इक्वल टू 0। अब मैं इसका क्या लेता हूँ भाई, कंजुगेट ले लेता हूँ। तो कंजुगेट क्या होता है भाई, इसका साई कंजुगेट करली म्यू प्लस का एम नोड स्क्वायर और साई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट बना देता हूँ। अब इस पूरी इक्वेशन का मैं क्या ले लेता हूँ भाई, ड्रैगर ले लेता हूँ। तो ड्रैगर ले लेता हूँ तो कंजुगेट वाली फॉर्म तो आपकी क्या बन जाती है, साई बन जाती है, जो साई वाली वो फॉर्म है वो क्या बन जाती है भाई, आपकी कंजुगेट बन जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, साई करली म्यू प्लस का एम नोड स्क्वायर और साई का कंजुगेट, इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड बन गई। फर्स्ट को और सेकंड को आपस में मैं क्या कर देता हूँ भाई, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि घटा देता हूँ, क्लियर है। तो देखो क्या आ जाता है, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो साई का कंजुगेट और करली म्यू प्लस का एम नोड स्क्वायर साई, ठीक है। आगे की ओर इसको लिखते हैं माइनस का साई करली म्यू प्लस का एम नोड स्क्वायर और साई का कंजुगेट इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो मैं इसको अंदर की ओर क्या करता हूँ भाई, मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको साई कंजुगेट को और साई को, ठीक है। तो देखो क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है साई का कंजुगेट और करली म्यू और ये साई इधर की ओर ऑपरेट होता है, ठीक है। आगे आ जाता है, यहाँ पर ये टर्म इस प्रकार से बन जाती है कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पर ये टर्म ऐसे आएगी, साई का कंजुगेट और एम नोड का स्क्वायर और साई, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एम नोड स्क्वायर और साई का कंजुगेट और साई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर इस टर्म को लिख दिया, यहाँ पर साई एम नोड का स्क्वायर साई का कंजुगेट और साई माइनस, ठीक है,
अब इसको ऑपरेट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, साई और करली म्यू और साई का कंजुगेट माइनस, अब इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, इसके अंदर आ रहा है आपका साई और एम नोड का स्क्वायर और साई का कंजुगेट। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, एम नोड का स्क्वायर और साई का कंजुगेट। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और इसी टर्म को ही मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आपका एम नोड स्क्वायर और साई का कंजुगेट और साई लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इस टर्म को इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसको इसके अंदर ऑपरेट किया तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, एम नोड स्क्वायर साई और साई का कंजुगेट इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, एक तो प्लस की है एक माइनस की है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास में ये टर्म और ये टर्म बचेंगी। तो देखो साई का कंजुगेट करली म्यू और साई माइनस साई करली म्यू और साई का कंजुगेट इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि करली म्यू इक्वल टू आपका क्या होता है भाई, करली नोड स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर। क्लियर है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर इस जगह पर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास में इक्वेशन बन जाता है साई कंजुगेट करली नोड का स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर और साई माइनस का साई करली करली नोड का स्क्वायर माइनस का साई करली नोड का स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर और साई का कंजुगेट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इधर की ओर पुट करता हूँ तो बनता है। क्लियर है, अब देखो इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर आ जाता है साई का कंजुगेट और करली नोड का स्क्वायर और आपका आ गया साई। क्लियर है, और यहाँ पर आगे आगे सोल्व करता हूँ तो माइनस का साई का कंजुगेट और डेल स्क्वायर साई। क्लियर है, आगे देखो माइनस साई करली नोड का स्क्वायर और साई का कंजुगेट। ठीक है, आगे आ जाता है माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस क्या आ जाता है, साई और डेल का स्क्वायर और साई का कंजुगेट इक्वल टू 0 आ जाता है। क्लियर है, अब मैं क्या कहता हूं, मैं इस इक्वेशन को ही यहां पर पुट करता हूं, तो देखो क्या आ जाता है, आपका साई का कंजुगेट करली नोड का स्क्वायर और साई, ठीक है, ये वाली टर्म माइनस क्या आ जाता है भाई, आपकी ये वाली टर्म। ठीक है, माइनस साई करली नोड का स्क्वायर और साई का कंजुगेट माइनस क्या आ जाता है भाई, माइनस वाली ये टर्म। ठीक है, माइनस वाली ये टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, साई का कंजुगेट डेल स्क्वायर और साई और प्लस ये जो बच गई वो साई डेल स्क्वायर और साई का कंजुगेट इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक की बात, तो अब मेरे पास में यहाँ पर कुछ फॉर्म्स बनी हुई हैं, कौन कौन सी भाई, देखो एक कुछ फॉर्म्स ये बनी हुई है कि आपने पीछे डेल नोड को क्या कहा है भाई, डेल नोड को कहा है आपने 1/c स्क्वायर करली बाई करली टी, यही तो कहा है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर इसको कर दूं किससे ऑपरेट, साई से ऑपरेट कर दूं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा। ठीक है, और c इक्वल टू क्या ले लूं भाई, 1 ले लूं, तो उस टर्म के अंदर मैं इस आपकी करली नोड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं करली नोड स्क्वायर है साई के साथ में ऑपरेट किया हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/c स्क्वायर करली साई बाई करली टी का, सॉरी करली स्क्वायर साई बाई करली टी का करली टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो करली स्क्वायर साई बाई करली टी स्क्वायर यहाँ पर यह आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि साई कंजुगेट करली स्क्वायर साई बाई करली टी स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर भी ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो साई करली स्क्वायर साई कंजुगेट अपॉन करली स्क्वायर करली टी स्क्वायर माइनस आपका क्या आ जाता है, साई का कंजुगेट और डेल स्क्वायर साई प्लस का साई डेल स्क्वायर साई का कंजुगेट इक्वल टू 0। ये वाली टर्म है वैसी की वैसी यहाँ पर आ जाती है। क्लियर है, अब मैं इसका आगे सॉल्यूशन करता हूँ, तो ये सॉल्यूशन क्या आता है भाई, इसका सॉल्यूशन आ जाता है करली बाई करली टी और साई कंजुगेट करली साई बाई करली टी। क्लियर है, माइनस साई करली साई का कंजुगेट अपॉन करली टी प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये बन जाता है आपका डाइवर्जेंस। ठीक है ना, यहाँ पर डॉट आता है भाई, ठीक है ना, पीछे भी इसके अंदर डॉट है, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है, डाइवर्जेंस बन जाता है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, डाइवर्जेंस ऑफ ए साई डेल और साई का कंजुगेट माइनस क्या है भाई, साई कंजुगेट और डाइवर्जेंस ऑफ साई इक्वल टू 0। अब देखो ये इतनी टर्म है ना, इतनी टर्म, इस टर्म को तो मैं कह देता हूँ पी और इसको कह देता हूँ मैं एस। ठीक है, इसको तो कहा है पी, इसको कहा है एस, तो ये पी वाली टर्म है ना, इतनी टर्म, ये तो बताती है आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को और ये बताती है आपकी करंट डेंसिटी को। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो किसका फंक्शन है भाई, टाइम का डेरिवेटिव फंक्शन है। ठीक है ना, टाइम का डेरिवेटिव फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी को किससे रिलेट करके दिखा दिया, टाइम से रिलेट करके दिखा दिया। क्लियर है क्या, तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ भाई, पूरी की पूरी टर्म को, तो इस टर्म को लिख सकता हूँ करली बाई करली टी, तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई, करली पी बाई करली टी, ठीक है, प्लस का डाइवर्जेंस ऑफ एस वेक्टर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाती है, ये इक्वेशन ही क्या कहलाती है, आपकी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया वही पी इक्वल टू साई का कंजुगेट करली साई बाई करली टी माइनस का साई करली साई
करली साई का क्या है भाई यहाँ पर कंजुगेट अपॉन करली टी, ये क्या है भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो किस पर डिपेंडेंट है भाई, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है ना, क्लियर है, टाइम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और एस वेक्टर इक्वल टू क्या है भाई साई डेल साई का कंजुगेट माइनस का साई कंजुगेट और क्या है भाई डाइवर्जेंस ऑफ साई, ये क्या है भाई आपकी करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो देखो आपने करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अलग ही रूप में आज पहली बार देखा होगा, ये आपकी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखने को मिले, ठीक है। इस कारण से आप मान सकते हैं कि आपकी फिजिक्स अभी क्या हो रहा है भाई धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आगे की ओर हम इसका क्या देखते हैं भाई, आपका इसे जो आपकी केजी इक्वेशन है उसका क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो केजी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन ऑफ केजी इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ केजी इक्वेशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ कहेंगे कि वी नो दैट, हम यह जानते हैं कि आपकी केजी इक्वेशन होती है क्या, करली म्यू प्लस एम नोड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपकी केजी इक्वेशन होती है। अब केजी इक्वेशन का सॉल्यूशन कहाँ से आया था भाई, आपका आपका सॉल्यूशन आया था मोमेंट एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या कहता है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर और सी की पावर क्या है भाई 4, यहीं से तो लिखा था इसको, आगे की ओर सोल्व किया था तो, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी आपके पास में पोटेंशियल वगैरह की टर्म है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल वगैरह की टर्म नहीं है तो पोटेंशियल वी आर की टर्म क्या है भाई जीरो इक्वल टू है, तो जीरो इक्वल टू है तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, प्लेन वेव सॉल्यूशन आएगा। तो वो प्लेन वेव सॉल्यूशन क्या होगा भाई, साई आर टी एक पोजीशन टाइम की स्पेस में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो सॉल्यूशन आता है इसका क्या भाई, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ए ई की पावर क्या आती है भाई आयोटा और ई टी माइनस का पी एक्स, ये थ्री डायमेंशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड कुछ भी हो सकता है, अपॉन एच कट, क्लियर है, ये इसका प्लेन वेव सॉल्यूशन आता है इक्वेशन का, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के आधार पर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वहेर वहेर यहाँ पर हमारे पास में क्या है भाई, हमारे पास में ई इक्वल टू, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई आपके पास में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर और सी की पावर 4 है, ठीक है। अब इसको आगे लिख देता हूं मैं, ई इक्वल टू प्लस माइनस का अंडरवुड ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर और सी की पावर 4, ठीक है। अब इसकी दो टर्म बना लेता हूं, कौन कौन सी, एक तो पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म, ठीक है। पॉजिटिव टर्म तो आपके पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी पार्टिकल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगी, तो इसकी टर्म तो आ जाएगी आपकी प्लस अंडरवुड ऑफ पी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस का एम नोड का स्क्वायर सी की पावर 4, और यह आ जाएगी माइनस अंडरवुड ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4। तो देखो अब इस इक्वेशन के आधार पर एक तो हो गया पार्टिकल और एक इस इक्वेशन के अंदर यानी नेगेटिव टर्म के आधार पर हो गया एंटी पार्टिकल, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी टर्म तो रिप्रेजेंट करेगी किसको, पार्टिकल को, और नेगेटिव एनर्जी टर्म क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी, एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इक्वेशन ये बताना चाहती है कि हर पार्टिकल के अपोजिट में उसका एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, क्लियर है क्या। तो आगे की ओर इसके अंदर जो ये 2 नंबर की बात है कि ये जो आपकी केजी इक्वेशन होती है वो क्या होती है भाई, स्पिन लेस होती है, और स्पिन लेस होने के कारण ये क्या होती है भाई, स्पिन इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, क्या होती है भाई, इंडिपेंडेंट होती है, क्लियर है क्या, यानी कि इसका स्पिन क्या होता है भाई जीरो होता है, ठीक है। यानी कि आपकी केजी इक्वेशन किसको अलाउड नहीं करती है भाई, स्पिन को अलाउड नहीं करती है, क्लियर है। तो इसी के साथ में ही आज आपके हमने कुछ टॉपिक्स को पढ़े क्या, एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, दूसरा हमने केजी इक्वेशन पढ़ लिया, तीसरा हमने आपका क्या पढ़ लिया भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ लिया, और चौथा हमने यहाँ पर पढ़ लिया सॉल्यूशन ऑफ ए केजी इक्वेशन पढ़ लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो अब हम आगे कल क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अगले वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ड्रैग इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टी और ड्रैग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो थैंक्स फॉर टुडे।